हेलो फ्रेंड्स। सो आज का जो आर्टिकल है इन सेंटिनरी बैकड्रॉप, दिस इज नो हैंड ऑफ पीस। सो बीजिंग recent muscular behavior towards India could stem from deeper tension within China। तो आज जो भी हो रहा है चाइना में, सबसे पहले तो देखेंगे हम यहाँ पे कि मेमोरीज ऑफ द bloodiest clash in recent decades that occurred in the Galwan Heights in June last year are still vivid in India's memory। The Galwan Heights में जो वैली में जो हुआ था, जो क्लैश हो गया था, अभी तक हम लोग उसको भूले नहीं है। जून में हुआ था। तो चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का 100 साल हो गया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो उसी के बारे में बता रहा है कि वही भी कैरेक्टरिस्टिक अब उसका वही है, एक्सप्लॉइटेशन वाला। और उसका जो मस्कुलर जो बिहेवियर जो शो करता है वो आज का नहीं है। उसका हिस्ट्री अगर ट्रैक करें तो वो इंटरनल जो टेंशन हुआ था माय जेडोंग के समय में, उसी समय से ये सब चीज़ें हो रही है। और इससे पूरा ग्लोबल एक कंसर्न हो चुका है, एक ग्लोबल कंसर्न हो चुका है। इसमें G7 और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी चर्चा हो रही है कि जो चाइना अपना इंपीरियलिज्म बढ़ा रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना सी जो है उसमें अपना, इस चाइना सी में जो अपना मसल स्ट्रेच कर रहा है उसके बारे में है। और उइगर मुस्लिम पे एक्सप्लॉइटेशन जो कर रहा है कि इंटरनेशनल इशू हो गया है। तो चाइना को कैसे रोका जाए। हांगकांग में आप लोग देख ही रहे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में क्या क्या हो रही है। तो ये सब चीज़ें हैं और चाइना को कैसे रोका जाए, तो इसी के बारे में बताया गया है कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, इसका मेन जो भी आज चाइना कर रहा है उसका जो क्रक्स है, जो स्टार्टिंग है, वो वहीं से माओ जेडुंग के समय ही हुआ था। तो माओ जेडुंग भी वैसी मस्कुलर स्ट्रेंथ का उपयोग करते थे। वो सिविल वार जो हुआ था, तो सिविल वार में माओ जेडुंग ने क्या किया था, उन्होंने मूवमेंट लाई थी, इल कंसीव नोशन जिसको भी कहते हैं हम लोग, ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट। इससे क्या किए थे वो कि रशियंस इक्विपमेंट और जितने फैक्ट्री के सामान थे वो सब खरीद रहे थे और यहाँ पे लोगों को कलेक्टिव फार्मिंग करवा रहे थे। किसी को भी इंडिविजुअल फार्मिंग करने की परमिशन नहीं थी, सब कलेक्टिव फार्मिंग कर रहे थे। जो भी ग्रेन का अमाउंट हो रहा था, पैसा आ रहा था, वो सब रसिया को देकर वहाँ से फैक्ट्री खरीद रहे थे। कहीं कि कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट वहीं से ला रहे थे, उसी के हेल्प ले रहे थे और इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने में चाह रहे थे, इकोनॉमी को प्रोग्रेस करना। लेकिन एक्चुअल में इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही। ये बहुत ही हंगर की स्थिति आ गई थी क्योंकि कलेक्टिव फार्मिंग करनी थी। वहाँ पर कलेक्टिव लोगों को कोई प्राइवेटेशन नहीं हो सकती थी, सब स्टेट के अंदर ही था। तो इससे क्या होने लगा कि उन सब फैमिली का एक कोटा तक, अगर वो लोग इतना अमाउंट में ग्रेन को नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो उससे क्या हो गया, स्टारवेशन, बहुत ही फैमिन आ गई, तो स्टारवेशन हो गई थी वहाँ पर लोगों को। फिर भी वो अपना मस्कुलर स्ट्रेंथ दिखाते रहे, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सब माओ जेडुंग के इरा में जो रिजिम में उनका हुआ वही सब बता रहा है कि उनका जो इल कंसीव्ड नोशन था। अब ये भी जो सी जिनपिंग है, ये भी क्या बहुत ही हारी में है, वन बेल्ट वन रोड भी है। ये भी चाहते हैं कि कैसे चाइना एक तुरंत प्रोग्रेस में आ जाए, जैसा कि माओ जेडुंग चाहते थे कि तुरंत चाइना प्रोग्रेस में आ जाए। और लाइक मायो ही इज़ मैन इन हरी, पहले ही बता चुका कि वो भी इतना ही जल्दी में है कि चाइना को कैसे सुपर स्ट्रक्चर बना दिया जाए और सबसे मिलिट्री स्ट्रेंथ पे चाइना को नंबर 1 कर दिया जाए। और चाइना की पीपुल लिबरेशन जो आर्मी है वो भी इंक्रीज करने के चक्कर में है और पावरफुल मिलिट्री वर्ल्ड में बनाना चाहती है चाइना। और नेक्स्ट में है तो देर आर मेनी क्लूज। तो अब देख ही रहे हैं चाइना का बिहेवियर वन बेल्ट वन रोड का, और इसके लिए ग्लोबल एक कंसर्न हो चुका है। लेकिन इंडिया नीड्स टू बी ऑन गार्ड। ए फाइनल थॉट, इट इज रिमेंबरिंग दैट मिस्टर सी इज वन ऑफ द फ्यू वर्ल्ड लीडर्स नोन टू हैव मेड ए स्टडी ऑफ बोथ वर्क्स। तो इंडिया भी पूरा कंसर्न में है कि चाइना क्या कर रहा है। और इतना भी क्वाड आप ध्यान रहोगे जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और यूएस, इन्होंने जो क्वाड बनाया है उसमें जितने भी चाइना इंपीरियलिज्म का अपना
दायरा बढ़ा रहा है उसको कंसर्न में लेकर एड्रेस करते हैं उस इसी को। ऐसे G7 भी है और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नाटो भी है वो भी। तो चाइना जो भी अपना आज 100 और सेंटिनरी जो है उसका अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आज भी उसकी जो पॉलिसी है एक्सप्लॉयटेशन करने वाली ही है, एक्सप्लॉयटेशन वाली ही है और मस्कुलर स्ट्रेंथ वाली ही है, और चाहता है कि मिलिट्री से कैसे नंबर 1 हो जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है अनजस्ट ग्रीन, इंडिया मस्ट कंटिन्यू टू मॉनिटर डिस्क्रिमिनेशन इन वैक्सीन पासपोर्ट इशू। तो अभी क्या हुआ, एक इशू हो गया है कि यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि कुछ पार्टिकुलर वैक्सीन नहीं है, आपने अगर कोविडशील्ड अपडेट इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो कोविडशील्ड को वैक्सीन को एक वैलिडिटी और इसको एक रिजेक्ट कर रहा है इसको कि ये कोई श्योर शॉट वैक्सीन नहीं है, इससे भी चांसेस है कि बढ़ जाए। और इन लोगों को ग्रीन पास उन्हीं लोगों को मिल सकता है कि जो पर्टिकुलर मार्केटिंग ऑथराइजेशन वाले, जैसे वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की है और 2-4 जो वैक्सीन अगर नहीं लिए हुए हैं तो उनको ग्रीन पास नहीं मिल रहा है। तो इसी पर जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने इस पर कंसर्न इशू किया है। इंडिया हैज आर्गुड द एंटायर आइडिया ऑफ वैक्सीन पासपोर्ट्स would leave developing nation and the global south as disadvantaged as they have restricted vaccine access. An unspoken but valid criticism is there is a hint of racism. एक टाइप का रेसिज्म है कि वैक्सीन तो इंडिया के भी लोग लेकर जा रहे यू में, यूरोप में, लेकिन उनको नहीं एंट्री पासपोर्ट नहीं मिल रहा, उनको ग्रीन पास है, पर्टिकुलर टाइप के जो वैक्सीन दिए गए वही चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक टाइप का रेसिज्म है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। कल के न्यूज़ में हम लोग देखा ना कि 22% स्कूल ही जिसमें कि इंटरनेट इनेबल्ड है, स्कूल चल रहे हैं हमारे। तो कैसे एक तरफ हम लोग डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, लेकिन हमारा इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना स्लो है और लो लेवल का है। तो बट मैनी फेस्ड द डबल जियोपार्डी ऑफ नॉट पोजिंग देयर ऑन कंप्यूटिंग डिवाइस। पहले तो कंप्यूटर ही नहीं है, और कंप्यूटर नहीं है तो एक बार क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में तो एक स्कूल में तो टावर के नीचे जाना पड़ा, इतना कनेक्शन ख़राब था। 22% स्कूल हैं जिससे कि इंटरनेट कनेक्शन है, तो और इस चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। अब तो 5G टेक्नोलॉजी आ रहा है, लेकिन जब बेसिक पेनिट्रेशन ही नहीं होगा इंटरनेट का, स्कूल जुटेंगे नहीं। तो पेंडेमिक में कितना प्रॉब्लम हुआ लोगों को। तो हम लोग अगर स्कूल तो चल नहीं रहा है और जो भी डिजिटल चल रहा है तो इंटरनेट ही नहीं है, तो डिजिटल पढ़ाई कैसे होगी। पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा है और सबको प्रोवाइड करने में हम लोग को दिक्कत तो आएगी ही, लेकिन कैसे भी मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए हमें पेनिट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन के जो तहत है इस मिशन को जल्दी फोकस करके एड्रेस करना पड़ेगा और चालू करना पड़ेगा। तो अपकमिंग 5G स्टैंडर्ड विद द बेनिफिट्स ऑफ हाई वायरलेस बैंडविड्थ में ऑल्सो बी टू हेल्प ब्रिज द गैप। तो 5G का कॉन्सेप्ट जो है वो गैप को ब्रिज करेगा। अपार्ट फ्रॉम द पब्लिक फंडिंग, कम्युनिटीज, कॉर्पोरेट्स एंड हार्डवेयर मेकर्स कैन रिसाइकिल्स द डोनेशन ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं चेंज बट नो क्लोजर इन। तो ये केरला का एक जगह था जहाँ पहले कोको कोला फैक्ट्री थी, लेकिन तो यहाँ पर लोगों को इस एरिया में जितने भी लोग रहते थे उन्हें पानी की बहुत दिक्कत होती थी, और तो वहाँ से लोग एवैक्यूएट करने लगे, छोड़ने लगे इन चीज़ों को, अपने जगह को रिप्लेस कर दिया। लेकिन बाद में फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। उसके बाद ये जो फैक्ट्री थी बहुत ही गंदा हो गया था, लेकिन आज देखिए इसमें इतने बेड लग गए, और कोविड के 3rd वेव आए इससे पहले कि सब बेड लग चुके हैं, और वैक्सीन डॉक्टर्स, नर्सेस सब इसमें हैं, तो सब फैसिलिटी है। लेकिन अब तो अच्छा हो गया इन लोगों के लिए, क्लीन कर दिया गया। लेकिन जो पहले हुए इन लोगों को दिक्कत हुआ पानी की, और भी जो प्रॉब्लम यहाँ पे लोकल लोग थे तो वो कंपनसेशन के लिए पैसा मांग रहे हैं। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। जजेज मस्ट लुक एट द फैक्ट्स ऑफ ए केस एंड इट्स ह्यूमन एस्पेक्ट्स। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने कहा वी नॉट ओनली हैव टू फोकस ऑन द लॉ एंड प्रेसिडेंट्स सराउंडिंग द इशू बिफोर अस एज वेल as the facts of the case, but also the repercussion of what we decide and the precedent we set.
तो बस हम लोग को फैक्ट पे भी नहीं देखना पड़ा, उसका रिजल्ट क्या होता है। कोई भी केस हम लोग डील करते हैं, बस उसके फैक्ट बेसिस पे हम लोग जजमेंट नहीं पास कर देना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इसका फ्यूचर में क्या इसका रिपरकशंस होता है, और इसमें ह्यूमन एस्पेक्ट्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जो भी जजमेंट होगा लॉ ऑफ द लैंड हो जाएगा कल को, और ये प्रेसिडेंट हो जाएगा। तो इसमें बहुत चीज़ों को देखना चाहिए। चीफ जस्टिस को लिटिल डिस्क्रेशन होता है कि जो भी लॉ है इसको ह्यूमन एस्पेक्ट से भी देख सके, इस सब चीज़ों को। बस एक केस है ऐसे ना देखे इसको, क्योंकि इस सब चीज़ों का प्रभाव भविष्य में पड़ता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा बात बोला है।